हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस के एक बेहतरीन से टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलैप्स लोड के बारे में। यहाँ पर हम लोग कोलैप्स लोड प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस तरह से हम लोग अलग अलग बीम्स के लिए, अलग अलग फ्रेम्स के लिए कोलैप्स लोड कैलकुलेट करते हैं, किस मेथड से कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना आसान रहता है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में वो अप्रोच यूज करके अपना टाइम सेविंग कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स को गेन कर पाएं। राइट, सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज एन चैनल ऑन द टेलीग्राम दैट यू कैन ज्वाइन टू गेट द जॉब नोटिफिकेशंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट। आपको टाइप क्या करना है, IES सिविल्स आप टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको इस आइकन के साथ चैनल देखने को मिलेगा दैट यू कैन ज्वाइन एंड एंजॉय इट। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। फर्स्टली वी विल सी हियर कोलैप्स लोड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोलैप्स लोड होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे जैसे हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी बीम के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड जैसे हम लोगों ने कोई P अप्लाई किया है इस बीम के ऊपर, तो देन आफ्टर यू विल सी हियर देयर विल बी सम बेंडिंग मोमेंट जनरेशन। ओके, तो यहाँ पर हम उस स्ट्रक्चर का कुछ बेंडिंग मोमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट करते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट कब जनरेट हो रहा है, जब हम किसी लोड को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस लोड की एप्लीकेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पर कोई एक जीरो लोड था तो हम जीरो स्ट्रेस और स्ट्रेन की क्वांटिटी देख रहे थे। राइट, नाउ हम एक लोड इंक्रीज करते करते एक लेवल तक पहुंचे होंगे जिस पर हमें वैल्यू मिली होगी सिग्मा वाई। ठीक है, सिग्मा वाई इज नथिंग बट द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस, और ये है आपका स्ट्रेन का डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर यील्ड स्ट्रेसेस जनरेट कर लिए हैं और हम देख रहे हैं दैट नेक्स्ट कर्व गोज टू द लीनियर हेयर। ओके, लीनियर। सो आप यहाँ पर किसी बी पॉइंट पर पहुंच रहे हो। बी पॉइंट पर ये जो स्माइली देख रहे हैं, पहले तो ग्रीन है, येलो है, फिर रेड हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे लोड बदलने के साथ साथ आप यहाँ पर चेंज इनटू द डायग्राम देख रहे हो। हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है स्माइली के साथ शो हो रही है, उसका मतलब ये है कि लोड बढ़ रहा है तो जो स्माइली है वो रेड होता जा रहा है। ठीक है, नाउ इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो आप देखेंगे कि बी पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेड देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कैसी कंडीशन हो सकती है, फेलियर की कंडीशन हो सकती है। तो फेलियर के पहले, बिफोर जस्ट फेलियर, देयर विल बी सम लोड। तो उस लोड पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मेंबर है, इस मेंबर पर प्लास्टिक हिंज क्रिएट हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 200 किलोन्यूटन यहाँ पर लोड आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है वो सेफ है। ठीक है, वो फेल नहीं किया है। जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया 201 किलोन्यूटन, तो 201 किलोन्यूटन के बाद ये फेल कर गया। ठीक है, 1 किलोन्यूटन लोड बढ़ाने पे ये अगर बॉडी फेल कर रही है तो ये जो 200 किलोन्यूटन लोड है दैट विल बी द कोलैप्स लोड। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि बिफोर द फेलियर देयर विल बी सम लोड दैट विल जनरेट द प्लास्टिक हिंजेस एंड दिस लोड इज नोन एज कोलैप्स लोड। अब इस कोलैप्स लोड पर जब प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रही है तो आप देखोगे कि प्लास्टिक हिंज के पास एक मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को बोलते हो आप प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, अब ये प्लास्टिक मूवमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लोड है, लोड को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। अब लोड इंक्रीज करने के साथ साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जनरेशन हो रहा है। तो जिस लेवल पर जब आप P की वैल्यू को कोलैप्स लोड पर रीच करा दोगे, दैट आई एम अज्यूमिंग हियर कोलैप्स लोड इक्वल्स टू PC। तो जिस लेवल पर ये P की वैल्यू PC के बराबर हो जाएगी तो आप कहोगे यहाँ पर प्लास्टिक हिंज जनरेट हो जाएगी। और प्लास्टिक हिंज जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है
दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एमपी, यस और नो, एमपी के बराबर हो जाएगा। तो यहां आगे देखोगे कि यहां पर जो एमपी मूवमेंट जनरेट हो चुका है और देयर विल बी सम प्लास्टिक हिंज दैट इज शोन बाय द ब्लैक डार्क सर्किल, ब्लैक डार्क सर्किल। ओके, तो ये है आपकी प्लास्टिक हिंज, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर प्लास्टिक हिंज के फॉर्म में शो किया है। चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, सपोज यहां पर हमने कोई स्ट्रक्चर लिया तो हम पहचानेंगे कहां कि यहां पर स्ट्रक्चर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी। यहां पर हमने कोई एक बीम कंसीडर किया है, तो इस बीम में आप कैसे बताओगे कि प्लास्टिक हिंज कहां पर जनरेट होगा? द वेज आर वेयर टू फॉर्म, देखोगे प्लास्टिक हिंज कहां कहां जनरेट होती है, वेयर टू फॉर्म, सबसे पहले अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। यहां पर जो आपने फिगर देखा था, अंडर द कंसंट्रेटेड लोड आपने यहां पर प्लास्टिक हिंज को जनरेट करवाया है, ठीक है। वेयर द मूवमेंट इज मैक्सिमम, यहां पर या तो ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम मूवमेंट के बराबर होगी, मैक्सिमम मूवमेंट के बराबर होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मूवमेंट पर भी क्या आएगा? प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। शियर फोर्स इज जीरो, मूवमेंट मैक्सिमम होगा तो एक उस जगह पर शियर फोर्स जीरो होगा, ठीक है। एट द फिक्स सपोर्ट, अगर यहां पर किसी बीम में कहा जाए कि देयर इज सम फिक्स बीम, इस फिक्स बीम में जो फिक्स्ड एंड्स हैं, ये एंड और इस एंड पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, ठीक है, और अंडर द पॉइंट लोड भी जनरेट होगा प्लास्टिक हिंज। तो ये आपके तीन केसेस होंगे, किसके लिए? फिक्स बीम के लिए, अगर आप पॉइंट लोड भी लगाते हो तो। एंड देयर इज सेइंग फिफ्थ पॉइंट दैट वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस एंड क्रॉस सेक्शन चेंजेस। तो इसके लिए आप देख लो, यहां पर कोई एक बीम है, इस बीम में आपने कोई एक फिक्स सपोर्ट कंसीडर किया है और ये है आपका क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हो देयर इज सम चेंज, यहां पर 2EI कोई क्रॉस सेक्शन था और यहां पर क्रॉस सेक्शन कितना रह गया? EI के बराबर ही रह गया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन चेंज होने की वजह से यहां पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी, दैट पॉइंट विल बी दिस, जहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी और ये अंडर द फिक्स सपोर्ट आप लोग देख चुके हो। अगर यहां पर किसी पॉइंट पर पॉइंट लोड अप्लीकेबल होगा तो उस पॉइंट पर लगेगा, अगर यहां पर कोई यूडीएल अप्लाइड होगा तो यूडीएल में जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट होगा वहां पर अप्लाइड होगा। कोई पॉइंट लोड मैंने बताया तो पॉइंट लोड के अंडर में यहां पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। तो ये केसेस रहेंगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्लास्टिक हिंज, ओके। और यहां पर हाउ मेनी के लिए आपको कहा जाए, हाउ मेनी, कितनी प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी, कितनी प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी, ये आप कैसे बताओगे? देयर इज सम वे टू डिटरमाइन दिस। सपोज दैट कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, उस स्ट्रक्चरल मेंबर में आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी और इसको हमने लिया है दैट इज स्मॉल r, ओके। देन यहां पर जो प्लास्टिक हिंजेस की जो वैल्यू है दैट विल बी r+1, दैट विल बी r+1, ठीक है। प्लास्टिक हिंजेस कितने हो जाएंगे? r+1 हो जाएंगे। r क्या है? डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी बोल देते हो आप कभी कभी, राइट। सो इन दैट वे यू विल कैलकुलेट द वैल्यू, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल हिंज एंड प्लास्टिक हिंज। आपको मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं शेप फैक्टर बता रहा था, जब मैं शेप फैक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल हिंज एंड प्लास्टिक हिंज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिक हिंज होती है जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहां पर जो प्लास्टिक हिंज होती है इसमें नो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अवेलेबल। यहां पर इसका मतलब यह है कि कोई भी मूवमेंट रेजिस्ट नहीं करता है और यहां पर कोई ना कोई मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। अब स्ट्रक्चरल हिंज आपको कहां देखने को मिलती है? स्ट्रक्चरल हिंज जब आपने देखा होगा आपके घर में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, तो इस दरवाजे को आप इस तरह से ओपन करते हो
तो ओपन करते वक्त आपने कोई देखा होगा ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पर होल्ड फास्ट लगे हुए होते हैं, और या फिर आपने कभी सिंपली भाषा में सुना होगा, इनको हम लोग कब्जा बोलते हैं या इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इनको बोलते हैं हिंज। ठीक है, अब हिंज यहां पर जो होती है, हिंज कैसे आप कहोगे, जैसे ही आप क्या करते हो, इस डोर के ऊपर कोई एक पुश जनरेट करते हो तो ये डोर रिवॉल्व कर जाता है अपनी एक्सिस से। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि इसका कोई मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तब होगा जब आप लोड लगाओ और ये गेट खुले ना। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस टोटली आपके जो हिंजेस हैं उन पर रजिस्ट हो जाए। आप अगर यहाँ पर जो कुंडी है वो अगर लगा दोगे तो भी गेट नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लोड रजिस्ट किया है वो कुंडी पर हुआ है, ना कि जो हिंजेस लगे हुए हैं, ना कि उस पर जो कब्जे लगे हुए हैं, ना कि होल्ड फास्ट पर। ओके, तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस लोड कहां पर होना चाहिए, इन होल्ड फास्ट पर या इन कब्जों पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे देयर विल बी सम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अदरवाइज यू विल से देयर इज जीरो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप पुश जनरेट करते हो डोर के ऊपर, ये डोर ओपन हो जाता है, अपनी एक्सिस से रिवॉल्व कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने इतनी बात समझ ली है कि यहां पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होता है इन द स्ट्रक्चरल हिंज। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, इसको हम लोग जनरेट करते हैं एक हॉलो सर्किल की हेल्प से। हॉलो सर्किल की हेल्प से इसको हम लोग इसको मार्क करते हैं, जबकि प्लास्टिक हिंज को हम लोग डार्क सर्किल की हेल्प से या डार्क डॉट की हेल्प से हम लोग इसको मार्क करते हैं। ठीक है, नाउ हम जो स्ट्रक्चरल हिंज है उसको देख पाते हैं, यस और नो, क्योंकि हमारे सामने होल्ड फास्ट या फिर जो कब्जे प्रेजेंट हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, दैट इज विजिबल। बट प्लास्टिक हिंज इज नॉट विजिबल, दिस इज द बिकॉज दिस इज द इंटरनल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, यहां पर आपने कोई लोड अप्लाई किया है, तो लोड अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर प्लास्टिक हिंज जनरेट हो जाएगी। तो इस प्लास्टिक हिंज को आप एक्चुअली देख नहीं सकते हो। ठीक है, देख नहीं सकते हो, दैट इज वाई नॉट विजिबल। इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस है ये, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ होल जनरेट होता है, इसी होल में एक आपके लिए एक पिन पड़ी हुई होती है, और ये जो आपके पास कनेक्टर्स होते हैं, इन कनेक्टर्स को आप यहाँ पर इस तरह से प्लेस करते हो, और ये डोर में हम लोग इसके थ्रू जो आपकी कुछ पिन्स होती हैं, इनको हम लोग पिन को हम लोग इनमें इंसर्ट करा देते हैं या फिर बोल्ट का यूज करके, और ये यहाँ पर इस तरह की कंडीशन जनरेट होती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको पिन देखने को मिल रही है जो इन सारे होल से गुजर रही है, ठीक है, यही क्या करती है, हिंज जनरेट करती है। तो ये जो टोटल स्पेसिमेन है, ये जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिवाइस, या फिर आप इसको होल्ड फास्ट या कब्जा बोल सकते हो। नाउ इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इन द प्लास्टिक हिंज, राइट। ये क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। ये प्लास्टिक हिंज में आपको दिखेगा नहीं, ये जो प्लास्टिक हिंज है दैट विल बी नॉट शोन, कभी नहीं दिखेगा, ये आपका ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे आपने कभी, आप क्या करो, लेट्स टेक एन चॉकलेट, चॉकलेट कौन सा वाला, 5 स्टार। आप 5 स्टार चॉकलेट लोगे तो ये जो चॉकलेट है दैट इज डक्टाइल इन बिहेवियर, डक्टाइल है। अब आप क्या करो, 2 सपोर्ट्स इसको दे दो, ये जो चॉकलेट है 5 स्टार को 2 सपोर्ट्स दे करके इसको किसी जगह पर रखो। रखने के बाद आप इसके ऊपर अप्लाई करो, यहां पर फिंगर से लोड अप्लाई करते जाओ तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है ये बेंड कर गया है,
ये बेंड कर गया और यहाँ पर क्या होगा, बेंड होने के बाद इस पॉइंट पर स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी और फर्दर लोड को अप्लाई करोगे तो यहीं से क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, फेल कर जाएगा। नाउ जो फेल्योर है वो तो आपका विजुअल होगा, लेकिन इसके पहले जो भी इंटरनल प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, तो ये कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ यहां पर स्ट्रक्चरल हिंज है। स्ट्रक्चरल हिंज में जब आप इसके ऊपर कोई रोटेशन प्रोवाइड कराते हो तो सेक्शन की यील्डिंग नहीं होती है, लेकिन यहां पर जब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे जब इस बीम के ऊपर या जो 5 स्टार चॉकलेट है इसके ऊपर जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर यील्डिंग हो रही है, क्योंकि जो प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रही है धीरे धीरे यील्डिंग बिहेवियर बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यील्डिंग होते होते ये वैल्यू इतनी रीच कर जाती है कि फेल्योर की कंडीशन आ जाए। और फेल्योर की कंडीशन से जस्ट पहले की कंडीशन होती है, ठीक है, कौन सी, मैकेनिज्म कंडीशन, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसको फाइनली हम लोग इस तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यील्डिंग यहां पर इफेक्टिव है, यील्डिंग यहां पर हो रही है, राइट। नाउ स्ट्रक्चरल हिंज की बात करी जाए तो यहां पर हम लोग फाइनाइट रोटेशंस देंगे। जैसे आपने कोई डोर ओपन किया, जैसे ये आपका डोर है, इस डोर में ये आपका अनदर पार्ट है जो कि रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते करते आप कितना रोटेट करा सकते हो इसको, मैक्सिमम 180 डिग्री, और हद से हद इसको कितना करा सकते हो, 360 डिग्री। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करोगे, यहां पर जो प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी जिस पॉइंट पर, यहां पर आप इनफाइनाइट रोटेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट रोटेशंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो नाउ हमने इतना समझ लिया है। नाउ बिगिन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। तो हमने एक कोई बीम लिया है, इसमें कोई सपोर्ट फिक्स है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट के साथ साथ हम लोग इसको ये कहेंगे कि दैट इज अ फिक्स्ड बीम एक्चुअली। तो इस क्रॉस सेक्शन पर हमने कोई एक इंक्लाइंड लोडिंग अप्लाई की है, दैट लोडिंग इज इंक्लाइंड इन बिहेवियर। ओके, नाउ आप देखोगे कि यहां पर जनरेट होगा कुछ मूवमेंट, दैट इज समथिंग लाइक दैट, और मूवमेंट की वजह से आप यहां पर कुछ 3 रिएक्शंस देखोगे, क्योंकि यहां पर फिक्स सपोर्ट है। आपको तो पता ही होगा कि फिक्स सपोर्ट पर आपके 3 इक्वेशंस आते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहां पर 3 इक्वेशंस आते हैं, वन इज मूवमेंट, second one is reaction at horizontal direction, और third one is reaction at vertical direction, ठीक है। ये आपके कुछ रिएक्शंस रहते हैं। तो आप यहां पर कहोगे कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी और इसकी वजह से प्लास्टिक हिंजेस कितने जनरेट होंगे, दैट वी वांट टू कैलकुलेट हियर। सो आपको पता है, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, दैट इज ऑलवेज 3, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू 0, राइट। ये आपके इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहां पर बात करा जाए तो दीज आर द अननोन रिएक्शंस, जो मैंने आपको ब्लैक कलर से शो कराए हुए हैं, अननोन रिएक्शंस। तो अननोन रिएक्शन कितने हैं, 3
लेफ्ट साइड 3, राइट साइड, तो ये अननोन रिएक्शन कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहां पर आप कहोगे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है that will be equals to unknown reaction minus number of equation of equilibrium, that is 6 minus 3 equals to 3। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? आपका इंक्लाइंड लोडिंग के लिए हो गया। इंक्लाइंड लोडिंग, फॉर इंक्लाइंड लोडिंग। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देख रहे हो कोई एक वर्टिकल लोडिंग के साथ स्ट्रक्चर गिवन है, जो कि आप देख रहे हो फिक्स्ड बीम है। ठीक है, यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगा है कोई एक पॉइंट लोड दैट इज परफेक्टली वर्टिकल, दैट इज नॉट इंक्लाइंड एक्चुअली। तो आपने देखा कि यहां पर कोई मूवमेंट जनरेट हो रहा है, दैट इज मूवमेंट, और यहां पर एक कोई वर्टिकल रिएक्शन जनरेट हो रही है, ये है आपका मूवमेंट और ये है आपका वर्टिकल रिएक्शन। ओके, सो नाउ आप मुझे ये बताओ कि यहां पर लोडिंग जो है दैट इज नॉट इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। तो आप यहां पर कह सकते हो क्या, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था वो जीरो हो गया। रिएक्शन कब जनरेट होता है? जब उस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो। जब यहां पर लोड ही अप्लाई नहीं हो उस डायरेक्शन में, तो यहां पर रिएक्शन किस बात का? यस और नो। तो इतनी बात हमने समझ ली है। HB और इसको मैं बोले दे रहा हूं HA एक्चुअली, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ हम जानते हैं यहां पर जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2। 4 कैसे? अननोन रिएक्शंस इक्वल्स टू 4 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 2। 2 कैसे होगा यहां पर? क्योंकि यहां पर हमने दो ही इक्वेशन कंसीडर करी हैं, दैट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यहां पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी उस डायरेक्शन में लोड ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर एब्सेंट है। दैट इज वाई यहां पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने लिए जाएंगे? 2 लिए जाएंगे। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस बीम के लिए कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर आप सिमिलरली यहां पर प्लास्टिक हिंज की बात करो तो प्लास्टिक हिंज कितनी हो जाएगी? 2+1, R+1 होता है अगर हम इंडिटरमिनेसी को R बोल रहे हैं तो 2+1 इक्वल टू 3। तो कहां ये फॉर्म होगा? लोकेशन की बात करा जाए, लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो आप यहां पर लिख दोगे लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज में आप लिख दोगे दैट इज फर्स्ट वन अंडर फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो आपके पास फिक्स सपोर्ट एट पॉइंट ए अगर मैं ये दे रहा हूं और पॉइंट बी अगर मैं ये दे रहा हूं, इसको पॉइंट सी में दे रहा हूं एट पॉइंट बी। दोनों पे फिक्स सपोर्ट है, इसलिए दोनों पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी। और सेकंड होगा यहां पर अंडर कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, W। तो एक हो गया ये आपका, ये एक होगा आपका ये, और तीसरा हो गया ये आपका ये। तो ये आपके 3 प्लास्टिक हिंजेस आ गए। सिमिलरली आप प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हो, इसमें यहां पर
इंडिटरमिनेसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहां पर आप क्या करोगे, R+1, तो प्लास्टिक हिंजेस विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, 3+1 इक्वल टू 4। तो ये आपका हो गया क्या, इंडिटरमिनेसी वाला प्रॉब्लम। और आप यहां से प्लास्टिक हिंज की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस विल फॉर्म एट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी हियर कंडीशंस इन द प्लास्टिक एनालिसिस। तो आपके पास कुल मिलाकर के 3 कंडीशंस होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। 3 कंडीशंस ये कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन आप जानते हो, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0। 3 कंडीशंस हैं जिनमें आप कहते हो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड द मूवमेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये बात जग जाहिर है, आपको पता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन, दैट इज मैकेनिज्म कंडीशन। मैकेनिज्म कंडीशन क्या होती है, एट कोलैप्स सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस मस्ट बी डेवलप्ड सो दैट a part or entire structure must transform into a mechanism leading to collapse। leading to collapse मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोई आपके पास कर्व है, इस कर्व के थ्रू आप जा रहे हो, कहां पर, इस पॉइंट पर जा रहे हो। तो इस पॉइंट पर जाते जाते आप कहोगे कि यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएंगे और उसी प्लास्टिक हिंज पर देयर विल बी सम लोड दैट विल बी कॉल्ड कोलैप्स लोड, ठीक है। तो एंटायर स्ट्रक्चर है इस लोड पर मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहां पर लोड WC रीच कर गया है तो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म कंडीशन, राइट। मैंने आपको क्या बताया है, प्लास्टिक हिंजेस जहां पर प्रेजेंट हैं वहां पर आपको कोलैप्स लोड मिलेगा। कोलैप्स लोड जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर जो कंडीशन होगी दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म कंडीशन। इतनी बात आप समझ लो। चलिए अगला वाला देखते हैं। थर्ड वन इज यील्ड कंडीशन। तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, एट कोलैप्स बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन शुड नॉट एक्सीड द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। क्या कह रहा है, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन मस्ट नॉट एक्सीड द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। ये जो कोलैप्स लोड का वैल्यू है, कोलैप्स लोड पर ही तो प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट होगा। तो यील्ड कंडीशन का मतलब ये है, जैसे यील्ड कंडीशन क्या होता था, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई कब होता है, जब लोड प्रोवाइड कराते हैं। तो लोड की वैल्यू सिग्मा वाई पर रीच कर गई है, जो कि लोड की वैल्यू कुछ सिग्मा वाई को जनरेट कर रही है, तो वो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस को जनरेट करेगा। और ये जो लोडिंग होगी ये होगी क्या, लोडिंग एट द यील्ड, ये कहलाएगी लोडिंग एट द यील्ड। सो नाउ यील्ड कंडीशन क्या होगी, ये जो वैल्यू हमने कंसीडर करी है लोड की इस कंडीशन में, ठीक है, तो ये जो W लोड है दैट विल बी ऑलवेज लेसर और इक्वल टू द कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड, अब इस लोड पर जो मूवमेंट होगा उसको हमने m ले लिया है, इस कोलैप्स लोड पर जो मूवमेंट होगा दैट इज ऑलवेज MP, ठीक बात है। तो ये बात हमने अपने से क्लियर कर ली है कि m should be lesser than or equal to the MP, ये कहलाती है आपकी MP। ओके, नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म हियर, सपोज दैट देयर इज सम बीम, ये कोई आपके पास बीम है, इस बीम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो कोई UDL। इस UDL को अप्लाई करते करते आपने देखा कि ये जो मेंबर है, ये मेंबर रजिस्ट कर रहा है इसके लोड को। फिर लोड को आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो ये क्या कर देगा, बेंडिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल कंडीशन में जब लोड कम था तो आप देख रहे थे कि यही लोड रजिस्ट किया जा रहा है इस बीम के मटेरियल द्वारा, ठीक है। तो जो लोड रजिस्ट किया जा रहा है तो ये कहलाती है आपकी लोड कैरिंग
कैपेसिटी ऑफ बीम, कैपेसिटी ऑफ द बीम, ठीक है। अब ये जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम है ये कब खत्म होगी, जब हम लोड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। लोड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दो कि इस बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाए और ये अपना रेजिस्टेंस शो करना बंद कर दे, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लोडिंग है ये खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोडिंग है ये खत्म हो जाए। हमने लोड इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो मेंबर उस लोड को रजिस्ट ही नहीं करा पा रहा है। इसका मतलब ये है दैट एट द पॉइंट व्हेन द मेंबर डज नॉट शो एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोड, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर अंडर द मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर अंडर द मैकेनिज्म। ओके, तो यही हमने लिया है। When a structural member subjected to any load, the member offers some resistance against the loading, that is called internal reaction, called the load carrying capacity. Okay, when member does not offer resistance against load anymore, it is called as structure under the mechanism, structure under the mechanism. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहां पर कोई आपको कर्व मिलता है, इस कर्व की हेल्प से आपने देखा होगा कि ये आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लोड की वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर होती है, और इस कोलैप्स लोड के बाद जैसे ही हमने वैल्यू को इंक्रीज किया तो बॉडी कर जाती है फेल। तो इस कोलैप्स लोड पर जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मूवमेंट, और यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा एक प्लास्टिक हिंज, ठीक है। और प्लास्टिक हिंज जहां पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ वहीं पर एक कंडीशन जनरेट हो जाती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म कंडीशन। मैकेनिज्म कंडीशन बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आई होप। चलिए आगे देखते हैं हम। मैकेनिज्म आपका दो तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म और सेकंड वन इज कॉल्ड कंबाइंड मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या होता है देखिए, जैसे हमने क्या किया, केवल और केवल बीम के लिए एनालिसिस करी। जैसे देयर इज सम बीम, तो बीम के लिए हमने इसके ऊपर जैसे पॉइंट लोड P लगा हुआ है, तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया कि जो कोलैप्स लोड है वो क्या होगा, तो वो कहलाएगा आपका बीम मैकेनिज्म। अब कहलाता है आपका स्वे मैकेनिज्म। जैसे आपने क्या किया, एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर लगा दिया कोई लेटरल लोड। लेटरल लोड अक्सर करके विंड और अर्थक्वेक लोड को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर आपने कुछ भी एक लोड अप्लाई कर दिया है, इसकी वजह से यहां पर इसके अंदर स्वे क्रिएट हो गया है। स्वे का मतलब ये होता है ये स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रेट ना रह के, कुछ स्टेबल ना रह के, ये कुछ तिरछा हो गया है और अपनी इनिशियल पोजीशन को ये लूज कर चुका है, ठीक है। ये अपनी इनिशियल पोजीशन को लूज कर चुका है, तो ये इसके अंदर क्या आएगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा, ये कहलाता है आपका स्वे मैकेनिज्म। अब यहां पर बीम और स्वे को दोनों को मिला दो तो आपका बन जाएगा कंबाइंड मैकेनिज्म। जैसे आपने बीम के ऊपर क्या लगाया, वर्टिकल लोड लगाया, और स्वे में क्या लगाया, लेटरल लोड लगाया। अब हम दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दे रहे हैं, तो यहां पर क्रिएट हो जाए कंबाइंड मैकेनिज्म, सो दैट दिस इज कॉल्ड बीम प्लस स्वे मैकेनिज्म, बीम एंड स्वे मैकेनिज्म। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहां पर आप देखोगे डायग्राम, सारे बहुत ही सुंदर सुंदर से डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, सो दैट ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने लोड अप्लाई किया है P, और यहां पर P लोड लगाने के बाद
कि कोई एक मोमेंट पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम मोमेंट की कंडीशन होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन होगी, इसी पॉइंट पर जनरेट होगा आपका प्लास्टिक हिंज, और आप इसको कहोगे बीम मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोलैप्स लोड। नाउ कमिंग टू द फ्रेम, इस फ्रेम में कोई हमने लोड, लेटरल लोड अप्लाई किया है P, और ये अपनी इनिशियल पोजीशन को लूज कर देता है, और यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा कोई एक डिफ्लेक्शन, और इस डिफ्लेक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे हालांकि, और इस कैलकुलेशन में हम लोग डील करेंगे कोलैप्स लोड से, और ये वैल्यू अगर हमने जनरेट कर ली है तो ये कहलाएगा आपका स्वे मैकेनिज्म का प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने बीम और स्वे को दोनों को मर्ज कर दिया है, तो जिससे क्या हो रहा है, वर्टिकल लोड भी किसी फ्रेम के ऊपर लग रहा है और लेटरल लोड भी अप्लाइड है, तो आप इस कंडीशन को बोलोगे कंबाइंड मैकेनिज्म। कंबाइंड मैकेनिज्म एक और स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैबल मैकेनिज्म, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई लेटरल लोड भी अप्लाइड होगा और यहाँ पर कोई आपका वर्टिकल लोड भी अप्लाइड होगा, और इस लोडिंग की वजह से कोई एक नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ये कहलाएगा आपका गैबल मैकेनिज्म। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स ऑफ द प्लास्टिक एनालिसिस विद कंपैरिजंस। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दो थ्योरम्स आपकी बेसिकली यूज होती हैं प्लास्टिक एनालिसिस में। देयर इज ऑल्सो अ थर्ड थ्योरम दैट इज नॉट इफेक्टिव इन दिस प्लास्टिक एनालिसिस एक्चुअली, बट जो दो थ्योरम है इनकी हेल्प से हम लोग कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दैट फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेथड, और द सेकेंड वन इज काइनेमेटिक मेथड। सिमिलरली इनको हम थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं, स्टैटिक थ्योरम और काइनेमेटिक थ्योरम सिमिलरली। ओके, सो जो स्टैटिक थ्योरम है इसको लोअर बाउंड थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। और काइनेमेटिक मेथड को, काइनेमेटिक थ्योरम को हम लोग अपर बाउंड थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, तो है क्या एक्चुअली, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे जिससे आपको आइडिया हो एक्चुअली। ठीक है, फॉर अ गिवन स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड लोड अरेंजमेंट, हमारे पास कोई एक बीम है, उस बीम पर कोई लोड अरेंजमेंट एप्लीकेबल है। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम के ऊपर अगर कोई बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड, अगर कोई लोड अप्लाई करते हैं, सो देयर विल डेफिनेटली बी एन बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो वो क्या होगा उस बेंडिंग मूवमेंट के केस में, जैसे सपोज दैट आपने कोई लोड अप्लाई किया इस बीम के ऊपर, तो इस वर्किंग लोड की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो होगा m। तो हम ये कह रहे हैं विच इज स्टैटिकली एडमिसिबल एंड सेफ फॉर द गिवन सेट ऑफ लोड्स, फॉर द गिवन सेट ऑफ लोड्स। तो हम ये कह रहे हैं कि दैट लोड मस्ट बी ग्रेटर, दैट लोड मस्ट बी लेसर और इक्वल टू कोलैप्स लोड, लेसर और इक्वल टू कोलैप्स लोड। अगर हम मूवमेंट के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे दैट मूवमेंट मस्ट बी लेसर और इक्वल टू द प्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि जो कोलैप्स लोड होगा उस कंडीशन में हमारे पास जो मूवमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्लास्टिक मूवमेंट। क्लियर एवरीवन? मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इफ W इक्वल्स टू दिस, W इक्वल्स टू WC हो जाएगा, कोलैप्स लोड हो जाएगा, तो आप जब बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे तो इसके बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी MP। क्लियर? तो हम यही कह रहे हैं कि दैट कोलैप्स लोड मस्ट बी लेसर और इक्वल टू द, दैट लोड मस्ट बी लेसर और इक्वल टू द कोलैप्स लोड। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर स्टेटमेंट, द कोलैप्स लोड obtained from this theorem will be lesser than or equal to the true collapse load। ट्रू कोलैप्स लोड, देखो मैं आपको ट्रू कोलैप्स लोड का मीनिंग बताऊंगा। ट्रू कोलैप्स लोड का मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा आइडिया ले लीजिए, क्योंकि सपोज दैट देयर आर सम लोड्स, ठीक है, कोलैप्स लोड 1 आया,
कोलैप्स लोड आपका 2 आया और कोलैप्स लोड 3 आया। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन जैसे फ्रेम ले लिया तो फ्रेम के लिए आप सिंपली आप क्या करोगे, 2 मैकेनिज्म 3 मैकेनिज्म होते हैं, बीम मैकेनिज्म, स्वे मैकेनिज्म और कंबाइंड मैकेनिज्म। तो कोलैप्स लोड की वैल्यू आपकी 3 रहेंगी, एक बीम के लिए रहेगी, एक आपकी रहेगी स्वे के लिए, एक रहेगी कंबाइंड के लिए। तो जिसमें इसमें से जो आपकी सबसे लेसर वैल्यू होगी, जो लेसर वैल्यू होगी, सपोज ये आपकी कोलैप्स लोड 2 इज द लेसर वैल्यू, तो इसको आप लोग बोलोगे क्या, ट्रू कोलैप्स लोड, ट्रू कोलैप्स लोड। और आगे भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थ्योरम, दैट इज अपर बाउंड थ्योरम। इसका स्टेटमेंट रीड करिए। तो हो क्या रहा है यहां पर, फॉर अ गिवन स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड लोड अरेंजमेंट corresponding to any assumed mechanism will be either equal to or greater than the collapse load, either equal to or greater than the collapse load। यहां पर जो येलो से मैंने जो चीज आपको कलर कर रखी है वही मेन स्टेटमेंट है एक्चुअली। यहां पर क्या है, एग्जिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे क्या है, अज्यूम्ड मैकेनिज्म। यहां पर जो स्टैटिक मेथड है इसमें आप क्या कर रहे हो, कोई लोड अप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई कर रहे हो। अब जब लोड अप्लाई करोगे तो ये जो लोड है कोलैप्स लोड से कम होना चाहिए, ये बात कही गई है। और यहां पर क्या किया गया है, अज्यूम्ड मैकेनिज्म की बात करी गई है। हम किसी मैकेनिज्म को अज्यूम कर लेते हैं, मैकेनिज्म को अज्यूम कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैंने मैकेनिज्म का डेफिनेशन ही ये बताया था कि आपका जो बीम है, बीम ऑलरेडी रीच कर जाता है किस पर, कोलैप्स लोड की कंडीशन में। तो एट द कोलैप्स लोड आपकी जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, और यहां पर फॉर्म हो जाएगा प्लास्टिक हिंज। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये इस कंडीशन में जो कंडीशन यहां पर कहलाएगी वो कंडीशन कहलाएगी मैकेनिज्म कंडीशन, मैकेनिज्म कंडीशन। तो यहां पर जब आप किसी स्ट्रक्चर के लिए मैकेनिज्म को अज्यूम कर रहे हो तो आप कहोगे कि आपका यहां पर ऑलरेडी क्या हो गया है, प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन हो गया है। तो प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन जब हो गया है तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास जो वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द कोलैप्स लोड। अज्यूम्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या है, या तो वो वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर होगी या तो वो कोलैप्स लोड के ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जो वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड है ऑलरेडी आपका मैकेनिज्म तो फॉर्म हो चुका है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द कोलैप्स लोड। ठीक है, मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे हम लोग और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप वहां भी आप इसको समझ सकते हो। नाउ हम लोग अगला स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कोलैप्स लोड डिराइव्ड फ्रॉम द अज्यूम्ड मैकेनिज्म विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड। तो वही चीज हमने लिखी है यहां पर कि सारी वैल्यूज में से आप क्या करोगे, एक वैल्यू चूज करोगे जो कि क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, यहां पर आप बात कर रहे थे लेसर देन और इक्वल टू, और यहां पे बात कर रहे हो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से बताता हूं अलग तरीके से। दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर लोड लगाया है कोई W। ठीक है, तो मैं आपको अभी बात कर रहा हूं स्टैटिक मेथड के बारे में। तो स्टैटिक मेथड में क्या हो रहा है कि अगर आप किसी बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो देयर विल बी डेफिनेटली अ बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पर कोई बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर W लोड अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर कोई वैल्यू क्या होगी, M के बराबर होगी। ठीक है, तो कहा यह गया है अगर आपको प्लास्टिक हिंज जनरेट कराना है तो आप यहां पर कह सकते हो कि आपको W की वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर रखनी होगी और जो M का वैल्यू होगा
जब अगर W को आप इंक्रीज कराओगे कोलैप्स लोड तक तो M का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो ये रीच कर जाएगा MP के इक्वल। तो यहां पर कहा गया है कि W मस्ट बी लेसर और इक्वल टू द कोलैप्स लोड। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन निकल के आई है। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर मैकेनिज्म क्रिएट करना है, मैकेनिज्म जनरेट करना है। ठीक है, और मैकेनिज्म की कंडीशन तक जाना है, तभी तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा। किस लोकेशन पर, किस लोकेशन पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा? इस लोकेशन पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा। कब फॉर्म होगा? जब फॉर्म होगा जब M का वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके? MP के बराबर हो जाएगा, और लोड की वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर हो जाएगी। तो अब जो कंडीशन यहां देख रहे हो दैट W इज लेसर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड, तो ये कहा जाएगा कि ये क्या है? जो वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड डील्स विद द लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू। तो आप कहोगे कि ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड थ्योरम, बिकॉज इट डील्स विद द लोअर वैल्यू, इट डील्स विद द लोअर वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड थ्योरम। ठीक है, लोअर बाउंड थ्योरम। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर अगला जो हमारा थ्योरम है, और हम लोग कोई बीम कंसीडर करते हैं, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं P, पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं दैट इज W। ओके, तो यहां पर बात करूं मैं काइनेमेटिक मेथड की, तो काइनेमेटिक मेथड में क्या होता है? देखिए यहां पर काइनेमेटिक मेथड कह रहा है फॉर अ गिवन स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड लोड अरेंजमेंट करेस्पॉन्डिंग टू एनी अज्यूम्ड मैकेनिज्म विल बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द कोलैप्स लोड। यहां पर बात करी जा रही है अज्यूम्ड मैकेनिज्म की, अज्यूम्ड मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी काइनेमेटिक मेथड में, या फिर आप अलग से जानते हो कि मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जैसे इस डायग्राम के थ्रू देखिए, आइडियलाइज इलास्टोप्लास्टिक कर्व के थ्रू आप देखिए, यहां पर ये कोई आपका पॉइंट है जहां पर आपको फेलियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है आपका इलास्टिक रीजन और ये है आपका प्लास्टिक रीजन। नाउ लेट्स सी हियर, इस पॉइंट पर फेलियर से पहले जो लोड होगा वो लोड क्या होगा? कोलैप्स लोड के बराबर होगा। ठीक है, कोलैप्स लोड को डिफाइन करने का मतलब ये है कि जब स्ट्रक्चर comes into mechanism and plastic hinges generates, ठीक है, प्लास्टिक हिंज जनरेट हो जाती हैं, तो उस लोड को आप कहोगे कि दैट इज कोलैप्स लोड, दैट इज कोलैप्स लोड। मैंने आपको डिफरेंट वे में भी आपको मैंने बताया था, जब हम किसी बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो ये जो बीम है इस लोड के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस शो करता है,
ये लोड जो है, इस लोड के अगेंस्ट ये जो बीम है ये रेजिस्टेंस शो करता है, ये इस बीम का होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी। इट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन मेंबर डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोड, ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोड, डज नॉट ऑफर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोड एनी मोर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर अंडर द मैकेनिज्म। जब यहां पर लोड रेजिस्ट करना बंद कर देता है और आप पहुंच जाते हो अप्रोक्सीमेटली फेलियर की कंडीशन में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये अंडर द मैकेनिज्म कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कोलैप्स लोड पर ये वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, तो आप पहले ही से अब इसको मैकेनिज्म मान के चल रहे हो, तो मैकेनिज्म मानने का मतलब ही यही है कि आपकी जो वैल्यू है या तो कोलैप्स लोड के बराबर होगी, मतलब जो वर्किंग लोड होगा तो वो आपका या तो बराबर होगा किसके? कोलैप्स लोड के, तभी तो मैकेनिज्म फॉर्म होगा। या आप कह सकते हो वर्किंग लोड की वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर है, कोलैप्स लोड के बराबर है, तभी तो आप कहोगे। ठीक है, तो ये बात हम कह रहे हैं कि W मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड। ठीक है, तो ये है काइनेमेटिक मेथड। अब ये जो वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड डील्स विद द हायर वैल्यू टू द कोलैप्स लोड। इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? इसलिए इस काइनेमेटिक मेथड को बोलोगे दैट इज अपर बाउंड थ्योरम। इसको क्या बोल दोगे आप? दैट विल बी अपर बाउंड थ्योरम। क्लियर है भाई? ठीक है ना, अपर बाउंड थ्योरम। तो हमने डील किससे किया है? वर्किंग लोड की अपर वैल्यू से डील किया है कंपैरेटिवली कोलैप्स लोड, तो हम लोग इसको अपर बाउंड थ्योरम बोलेंगे। और हम यहाँ पर वर्किंग लोड की लोअर वैल्यू से डील कर रहे थे कंपैरेटिवली कोलैप्स लोड के, तो इसको हम लोग लोअर बाउंड थ्योरम बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है तो सब कुछ आपको पता चल गया है। यही ज्ञान है, यही सार है, यही सब कुछ है। बस इसी को ध्यान में रखना है आपको और आप आसानी के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओगे। अब आपको मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप सारे के सारे कोलैप्स लोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ। बस ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए जरूरी था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द steps to determine the collapse load. Steps to determine the collapse load. Let's see here. Step 1 में आप क्या करोगे? स्टैटिक मेथड में draw the bending moment diagram for the external forces. आपके पास कोई बीम है, इस बीम के ऊपर आप क्या करोगे? लोड अप्लाई करोगे, तो इसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे सबसे पहले। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये इंटेंसिटी को शो करोगे कि ये मूवमेंट कितना है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग डील करेंगे कोलैप्स लोड से, तो ये ऑलवेज एमपी के बराबर होगा। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप रहेगा चूज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द बीएमडी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्टेप 3 रहेगा चेक वेदर इफ इट इज सफिशिएंट टू फॉर्म अ मैकेनिज्म। हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है प्लास्टिक हिंजेस। सिंपली प्लास्टिक हिंजेस कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? प्लास्टिक हिंजेस इक्वल्स टू आपका आता है R+1। ठीक है, R+1, यहां पर R क्या है? इंडिटरमेसी है आपकी।
ओके, डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर लोगे, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया हुआ है। स्टेप 4 रहेगा आपका फाइंड द कोलैप्स लोड एंड चूज द ट्रू कोलैप्स लोड। जैसे आपका कोई फ्रेम है, इस फ्रेम के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, इस फ्रेम के ऊपर वर्टिकल लोड भी लगा हुआ है, एक लैटरल लोड भी लगा हुआ है। तो इसके लिए आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 केसेस होंगे, ठीक है, 3 केसेस होंगे। एक स्वे मैकेनिज्म के लिए सॉल्व करोगे, एक करोगे सॉल्व बीम मैकेनिज्म के लिए। आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी भाई, ठीक है। और थर्ड आप निकालोगे कंबाइंड मैकेनिज्म, ठीक है। तो स्वे मैकेनिज्म के लिए सपोज कोलैप्स लोड वैल्यू 1 आई, कोलैप्स लोड 2, कोलैप्स लोड 3, यहां पर वैल्यूज 3 मिल गई आपको, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज में आपको जो वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, वो आपको चूज कर लेनी है एज ए ट्रू कोलैप्स लोड। क्लियर एवरीवन, ठीक है। वो आपको ट्रू कोलैप्स लोड आपको कंसीडर कर लेनी है, बस इसका मतलब ये है। अब काइनेमेटिक मेथड में देख लेते हैं यहां पर व्हाट इज हैपनिंग। अज्यूम द मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो लोड लग रहा है ये ऑलरेडी बराबर है या तो कोलैप्स लोड के, या तो ये कोलैप्स लोड से बड़ा है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कोलैप्स लोड से या तो ज्यादा है या तो बराबर है। तो मैकेनिज्म यहां पर आपने फॉर्म कर लिया हुआ है, ओके। देन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन टू कंप्यूट द कोलैप्स लोड फॉर द अज्यूम्ड मैकेनिज्म। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, ये क्या होता है भाई? ये होता है जैसे आपके पास कोई एक्सटर्नल लोड्स हैं, कोई इंटरनल लोड्स हैं, तो दोनों को आप क्या कर देते हो, इक्वल कर देते हो, ठीक है। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन आप कर देते हैं, और जो भी वैल्यूज आती हैं दोनों को इक्वेट करके आप इसको सॉल्व करते हैं। दिस द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। अब जब आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, ट्रू कोलैप्स लोड कैलकुलेट कर लोगे इसी मेथड से, जो कि मेथड मैंने आपको बताया था अभी। क्लियर है भाई? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। बस ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी कैलकुलेट करना है और प्लास्टिक हिंजेस आपको R+1 रखनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जरूरी चीजें होंगी, वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा। और आपको एक चीज और याद रखनी है, लोकेशन ऑफ द प्लास्टिक हिंज, वो की जो मैंने आपको बताया हुआ है, अंडर कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, अंडर द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट और अंडर द जीरो शियर फोर्स, ठीक है। फिक्स सपोर्ट पर आपको मिलेगा, जहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसी से आपका यहाँ पर सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक कभी कभी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, व्हाट इज प्लास्टिक कोलैप्स? प्लास्टिक कोलैप्स when a sufficient number of plastic hinges are formed to convert a structure into a mechanism, the structure collapses। ये बात हमने समझ ली है, जब प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो जाती हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर में, तो वहां पर एक मैकेनिज्म की कंडीशन जनरेट होती है, जो कि हमने अभी देखी थी, द स्ट्रक्चर कोलैप्सेस एट सच ए स्टेज द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस वेरी फास्ट एट द कांस्टेंट लोड। अब जैसे ही लोड आप बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने लोड लगा लिया है इस बीम के ऊपर 200 किलोन्यूटन, 200 किलोन्यूटन सपोज ये क्या है, आपका कोलैप्स लोड है। अब 200 से जैसे ही आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, जैसे आपने 200.01 भी लगाया ना किलोन्यूटन लोड, तो आप इसको जैसी लोड लगाओगे ना, तो इसको आप स्लो मोशन में अज्यूम करो, स्लो मोशन में अज्यूम करो कि यहां पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा भाई, ये डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो कोलैप्स लोड की वैल्यू हम रीच कर चुके हैं। इसके बाद जैसे ही 0.01 लगाएंगे ये फेल कर जाएगा, और ये फेलियर जब होगा तो आप स्लो मोशन अज्यूम करो, स्लो मोशन में सब कुछ चल रहा है,
ठीक है, और स्लो मोशन में चल रहा है, तो आप यहां पर ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज वेरी फास्ट एट द कांस्टेंट लोड, ठीक है ना, बहुत ही फास्टली यहां पर कांस्टेंट लोड पर इंक्रीज करता है। मैंने लोड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मैं 0.01 ही लगा के रह गया हूं, लेकिन यहां पर जो डिफ्लेक्शन है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और ये फेल कर जाएगा। मैं यहां पर ऐसा नहीं कर रहा हूं 0.पॉइंट के बाद जो 0.02 कर दिया है, 0.03 कर दिया है, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट डूइंग 200 किलोमीटर लोड के बाद हमने 0.01 लोड बढ़ा दिया है, बस इसी पर सारा का सारा यहां पर खेल है। नाउ द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो आपका जो कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर का वो 3 तरीके से होगा। एक कोलैप्स होगा आपका पार्शियल कोलैप्स, एक होता है आपका कंप्लीट कोलैप्स, एक होता है ओवर कोलैप्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहां पर जो एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस में हम लोग ये वाली कंडीशन रखते हैं, क्योंकि हमें डील करना होता है कंप्लीट कोलैप्स से। पार्शियल कोलैप्स और ओवर कोलैप्स से हम डील नहीं करते हैं। हम जनरली मान के चलते हैं जो बॉडी हमारे पास अवेलेबल है उसका जो कोलैप्स है वो कंप्लीटली हुआ है, तो हम लोग लेके चलते हैं प्लास्टिक हिंजेस आर इक्वल टू R+1, ओके। जबकि यहां पर पार्शियल कोलैप्स की भी कंडीशन है, तो प्लास्टिक हिंजेस यहां पर केवल कितनी फॉर्म हो रही हैं, जब R+1 से कम फॉर्म हो रही हैं तब यहां पर पार्शियल कोलैप्स होगा। जब प्लास्टिक हिंजेस R+1 से ज्यादा फॉर्म हो रही हैं तब यहां पर ओवर कोलैप्स होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जैसे आप इस स्ट्रक्चर के लिए आप जब कंसीडर करो, आप क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहां पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, MP के बराबर होगी। आप यहां पर आप कहो कि आपके यहां पर जो प्लास्टिक हिंजेस की वैल्यू है, इस बीम के लिए प्लास्टिक हिंजेस की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द R+1। आप सपोज दैट इसी मेंबर के लिए आपके पास यहां पर एक और प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाए, जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन यहां पर 2 प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो जाए, तो यहां पर जो कोलैप्स होगा इसका ओवर कोलैप्स होगा, क्योंकि प्लास्टिक हिंजेस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके, एक्चुअल जितनी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्चुअल कितनी आती, यही वाली तो एक्चुअल आती है, केवल ये नहीं आती। इस तरह से आप समझ लो, पार्शियल कोलैप्स का मतलब है प्लास्टिक हिंजेस दैट विल बी लेसर देन R+1, और ओवर कोलैप्स का मतलब है प्लास्टिक हिंजेस दैट विल बी ग्रेटर देन R+1। लेकिन हम लोग जो सॉल्व करते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं यहां पर, ओके, दैट सॉल्व। नाउ देयर इज एन अनदर थ्योरम दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। हमने एक कंडीशन में माना था कि दैट वर्किंग लोड मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू द कोलैप्स लोड, जो कि क्या था, स्टैटिक थ्योरम था। और सेकंड कंडीशन में हमने ये माना था दैट लोड, वर्किंग लोड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोलैप्स लोड, और इसमें हमने बोला था दैट इज काइनेमेटिक थ्योरम, ठीक है। तो एक और हमारे पास थ्योरम है दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉर अ गिवन structural system and load acting on it, there exists a safe and statically admissible bending moment distribution, and if in the distribution bending moment is equal to fully plastic moment, corresponding load will be equal to the collapse load। यहां पर हमने कोई लोड लगाया हुआ है इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर, तो ये कह रहा है कि ये जो लोड है, इस लोड में अगर ये जो वैल्यू है कोलैप्स लोड के बराबर रखें तो ये जो मूवमेंट है दैट विल बी इक्वल टू द प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम उस कोलैप्स लोड के लिए ही वैल्यू के कोलैप्स लोड के लिए ही हम वर्क कर रहे हैं। जो वर्किंग लोड है हम एग्जैक्टली कोलैप्स लोड के बराबर रखें तब भी हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा और उसमें मैकेनिज्म जनरेट हो जाएगा और हम उसको यूज कर लेंगे। और प्लास्टिक हिंज की ये एक सटीक एनालिसिस होगी। प्लास्टिक एनालिसिस के लिए कोलैप्स लोड कैलकुलेशन की ये सटीक एनालिसिस होगी, ठीक है। हम किसी भी कंडीशन में ना जाएं, ना कि हम
लेसर कंडीशन में जाएं, ना कि हम हायर कंडीशन में जाएं। हम सीधे के सीधे किसके बराबर जा रहे हैं, कोलैप्स लोड के बराबर जा रहे हैं और मूवमेंट के हम बराबर जा रहे हैं, प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग हियर इनटू द यूनिकनेस थ्योरम, W equals to the WC. Okay, now I hope you got all my points here. So now let's go to the questions and numerical problems. Okay, now first question on the screen is collapse load for the standard cases. सिंपली सपोर्टेड बीम हमने कंसीडर किया है। एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक हिंज सपोर्ट है, ये एक रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर लोड लगाया है हमने W, ठीक है। दिस इज पॉइंट लोड एक्चुअली इन द बिहेवियर और आपके स्पैन की लेंथ L है। अब यहां पर आप करोगे प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। आपको मैंने बताया था लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या रहेगा, अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, राइट, अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। क्या इसमें और भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है एक के अलावा? आप मुझे बताएं, क्या इसमें प्लास्टिक हिंज और भी फॉर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन है अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। यहां पर इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करो आप, तो कितनी आ जाएगी? डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करें आप तो ये कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हो जाएंगे यहां पर? देखो, आप केवल वर्टिकल लोड अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर रिएक्शन केवल एक ये बनेगा और एक ये रिएक्शन बनेगा, तो दो रिएक्शन रहेंगे। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी लगाओगे? 2 लगाओगे, तो यहां पर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितना? 0 हो जाएगा। और प्लास्टिक हिंजेस की मैं बात करूं तो आर का वैल्यू यहां पर कितना आ गया है? 0 आ गया है, तो 0 + 1 = 1। तो यहां पर टोटल प्लास्टिक हिंजेस की वैल्यू 1 फॉर्म होगी, ये हमें पता चल गया है। और लोकेशन इज व्हाट हियर? अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। ठीक बात है। अब आप मुझे बताओ, इनडिटरमिनेसी 0 हो तब भी क्या यहां पर हो रहा है? प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या है? 0 है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिटर्मिनेट इन बिहेवियर, ओके, तब भी यहां पर क्या हो रहा है? प्लास्टिक हिंज जनरेट हो रही है। नाउ लेट्स सी हियर स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड की बात करेंगे तो यहां पर स्टैटिक मेथड का पहला कथन ये है कि आप सबसे पहले क्या करोगे? बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर बीम के लिए, उस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। तो हमने क्या किया है भाई? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा आपका? कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहां पर कोई मूवमेंट जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू द प्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कोलैप्स लोड। और कोलैप्स लोड की कंडीशन में ये जो लोड होगा ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम लोड क्या जनरेट करेगा? मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट करेगा, मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट करेगा। और ये मैक्सिमम मूवमेंट कितना ज्यादा हो सकता है? MP के बराबर हो सकता है, और MP से ज्यादा ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस MP की जो वैल्यू है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन जो है कितनी हो जाएगी? आप कह रहे हो ना कि यहां पर मैक्सिमम मूवमेंट की जो वैल्यू है MP के बराबर होगी, तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना होगा इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए? WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि ये जो कोलैप्स लोड है WL/4 = MP हो जाएगा। ये जो लोड है, ये लोड W ना होकर के ये क्या होगा? कोलैप्स लोड होगा। तभी तो यहां पर MP आप फाइंड आउट कर पाओगे या फिर फॉर्म कर पाओगे, राइट। तो WC × L/4 = MP हो जाएगा। देन आप कह सकते हो, इसी को आप क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे। WC
इक्वल्स टू WC equals to 4 MP by L. That will be the collapse load for the simply supported beam. Simply. Okay. Now you are doing what here? Let's determine the collapse load with the another method, that is kinematic method. तो काइनेमेटिक मेथड में सबसे पहले आपको बोला गया है कि आप क्या लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, और मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि आप यहां पर वर्चुअल वर्क डन कैलकुलेट कर पाए, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम डिफ्लेक्शन डायग्राम। एक सेकंड रुकिए जिससे मैं आपको बता पाऊं। अब ये आएगा आपका इस डायग्राम के लिए डिफ्लेक्शन डायग्राम। इस जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके लिए डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, तो आप देखोगे कि यहां पर आपका ये सेंटर पॉइंट है जहां पर पॉइंट लोड अप्लाइड है। इस पॉइंट लोड के अंडर में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डेल्टा मैक्स। ठीक है, नाउ और ये जो पॉइंट लोड अप्लाइड है दैट इज अपॉन द L/2 फ्रॉम द आइदर साइड, राइट साइड और द लेफ्ट साइड, दैट डजंट मैटर। सेंट्रली कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई किया है तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी L/2 एंड L/2। अब ये सेंटर पर लग रहे हैं तो आप कहोगे कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट। तो यहां पर जो रोटेशन की वैल्यू होगी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। रोटेशन क्या है, सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, और यू कैन से सिमेट्री इनटू द लोडिंग। तो थीटा की वैल्यू आपकी दोनों सेम होंगी। अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि यहां पर ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, दैट विल बी 2 थीटा। क्यों भाई, आप बस आसानी के साथ ये कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा और आपका इसी तरह से आपका इधर थीटा हो जाएगा और थीटा थीटा से ये भी थीटा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कुछ 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा यहां पर ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आप बहुत आसानी के साथ समझ गए होगे। ये तो इतना तो आप पढ़ के आए हुए हो कहाँ, मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स आप कब से पढ़ रहे हो, अपने बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली है। और यहां पर जनरेट हो रहा है आपका प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन विल बी इक्वल टू द इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। एक्सटर्नल का मतलब आप ये समझ लो कि जो आपको सामने दिख रहा है ना वही क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू है। ये जो लोड है वो दिख रहा है आपको, ये जो रिफ्लेक्शन है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सटर्नल चीजें हैं। इंटरनल क्या है, बीम के अंदर क्या चल रहा है, अंदर से प्लास्टिक हिंज बन रही है, कौन सी हिंज बन रही है हमें नहीं पता है, लेकिन इंटरनली है, ये इंटरनल है ना। तो इंटरनल चीज को इंटरनल में रख दो, एक्सटर्नल चीज को एक्सटर्नल रख दो, बस सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लास्टिक हिंज क्या कहाँ बन रही है, इंटरनली बन रही है, हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और रोटेशन कहाँ जनरेट हो रहा है, इंटरनली जनरेट हो रहा है क्या, हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल क्या दिख रहा है, ये लोड दिख रहा है, ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है। वर्क डन की बात कर रहे हो तो हमने जो लोड अप्लाई किया उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, डेल्टा क्रिएट हो गया। तो ये, और यहां पर इस लोड की वजह से क्या आया, मूवमेंट आया, और मूवमेंट की वजह से रोटेशन क्रिएट हो गए। तो ये क्या है, इंटरनल है। दोनों को आप सॉल्व कर लो। अब आप कहोगे कि जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू क्या रख सकते हो, सिंपली टेन थीटा बराबर टेन थीटा लगा दो, कुछ भी लगा दो आप। फाइनली आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा की वैल्यू।
तो डेल्टा आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा आपका L/2 इंटू थीटा, L/2 इंटू थीटा। बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेंथ इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एनीथिंग यू कैन अप्लाई। ठीक है, सिंपली आप टेन थीटा भी अप्लाई कर सकते हो, साइन थीटा भी, जो भी आप कैलकुलेट जिस तरह से कर सकते हो आप कैलकुलेट कर लो। डेल्टा इक्वल्स टू L/2 इंटू थीटा। तो ये हमने डेल्टा की वैल्यू रख दी है यहां पर, ये डेल्टा की वैल्यू रख दी है। डेल्टा की वैल्यू क्या लिखी है हमने, L/2 इंटू थीटा, और आपने इसको सॉल्व कर लिया। MP इंटू थीटा क्या हो जाएगा, 2MP इंटू थीटा, और थीटा से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, और आपको यहां से मिल जाएगा कोलैप्स लोड इक्वल्स टू 4MP/L। W जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये जो लोड होगा ये कोलैप्स लोड के बराबर होगा। ये जो कोलैप्स लोड हो जाएगा आपका, ये दो आपका यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4MP/L। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना था। अब आपने देखा है कि जो आपकी काइनेमेटिक मेथड से वैल्यू आ रही है और स्टैटिक मेथड से जो वैल्यू आ रही है, दोनों क्या है, सेम है। तो आप कहोगे कि सर जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो हम उसको अप्लाई करके कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जैक्टली आपको जो अच्छा लगे वही वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ एक जरूरी चीज बताऊंगा, वो आपको समझनी होगी। यहां पर आप देख रहे होगे कि सर इतना बड़ा डायग्राम आप पहले ड्रॉ कर रहे हैं, और आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन पता नहीं क्या होता है वो भी लगा रहे हो, और ये लिख रहे हो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन, इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, उसके बाद आप खिचड़ी सा कुछ लिख रहे हो, W इंटू डेल्टा, MP इंटू थीटा, वट एवर ये जो लिख रहे हो, इसके बाद आपको कोलैप्स लोड की वैल्यू मिल रही है, और आप यहां पर डायरेक्टली सिंपली आप मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू रखो और इसको इक्वल कर दो किससे, MP के बराबर, और आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये क्या है आपका, इजी है। ठीक है ना, ये इजी है, ये क्या होगा आपका, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये बात हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास सपोज दैट ये बीम गिवन है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपके पास ये बीम गिवन है, ठीक है, और आपको लोडिंग कुछ ये दे रखी है, ये लोडिंग दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास यूवीएल है, यूवीएल के बाद यूडीएल है, उसके बाद पॉइंट लोड है, फिर से आपको यहां पर यूवीएल लगा करके दे दिया। तो क्या आप ये जो मैक्सिमम मूवमेंट है कैलकुलेट कर पाओगे? अभी तो आपको डायरेक्टली सिंपली सपोर्टेड दे रखा है और एक सिंपली एक पॉइंट लोड है, तो आप इसको आसानी के साथ आपको रटा हुआ है कि WL/4 होता है सर, और चौड़े में आप बोल रहे हो कि आपका ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना कितना टफ होता है फॉर द कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग। जब आपके पास कोई अलग कंडीशन दी जाए तो आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सर नहीं, मैं तो ये हाथ जोड़ता हूँ, ये जो मेथड है मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा जो आप सर इजी बोल रहे थे। ठीक है, ये जो इजी मैं बोल रहा था, मैं खुद बोल रहा था, ये मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, बाकी अब चीजें अभी देख लोगे थोड़ी देर बाद। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देयर विल बी सेम रिजल्ट्स बाय काइनेटिक एंड स्टैटिक मेथड। हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी। आपने नया क्या बताया सर, आपने नया क्या बताया सर? चलो मैं नया इस वर्ड के बाद बताता हूं क्या होता है। बट इन स्टैटिक मेथड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द बेंडिंग मूवमेंट। क्या आपके पास इतना टाइम है कि हर एक लोडिंग के लिए बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करोगे एंड देयर मैक्सिमम लोड्स।
मैक्सिमम लोड्स के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है इस मेथड की, ठीक है। हैंस काइनेटिक मेथड लुक्स इजी टू कंप्यूट द कोलैप्स लोड। लेकिन जो आप यहां पर जो देख रहे हो ना, ये जो खिचड़ी आपको देखने को मिल रही थी, यही आपका सबसे क्या हो जाएगा फाइनली, इजीएस्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को आप अप्लाई करोगे इनटू योर एग्जामिनेशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस। मैंने इतनी बात आपको बता दी है, फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन। इजी की बात नहीं कर रहा, इजी आप मेथड अप्लाई करोगे इजी फॉर इजी लोडिंग्स, ठीक है। ये मैंने जो आपको नोट लिखा है इसको आप याद रख लो, इसको आप गांठ बांध लो अपने शर्ट में, और आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंपली सपोर्टेड विद इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड विद इसेंट्रिक लोडिंग। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टैटिक मेथड लगाओगे, और ये स्टैटिक मेथड ये कहता है कि सर आपको ड्रॉ करना चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने आपको देखो कितने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। विजुलाइज करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ हर एक चीज, बहुत मेहनत के साथ ये पीपीटी मैंने प्रिपेयर की है। बस आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक चीज करनी है, दैट यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, और आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो बस अपने दोस्तों को बता दो कि वहां पर ऐसे ऐसे इस अच्छे तरीके से, इस विजुलाइज तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आप उस चैनल को रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि कुछ इस प्रकार है। और यहां पर ये जो ऑर्डिनेट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, और दैट इज एमपी, ठीक है ना। ये एमपी के बराबर है। और आप जानते हो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर इसेंट्रिक लोडिंग के लिए कहा गया है तो ये वैल्यू ए और बी है, इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। और यहां पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाती है डब्ल्यू ए बी बाई एल। आप सिंपली क्या करोगे, डब्ल्यू ए बी बाई एल इसको रखोगे, डब्ल्यू ए बी बाई एल, आप सिंपली डब्ल्यू ए बी बाई एल इसकी वैल्यू को रखोगे, और दैट विल बी इक्वल टू द एम पी, ठीक है ना। और ये जो वैल्यूज यहां से आएंगी, डब्ल्यू सी विल बी इक्वल टू, ये एल की वैल्यू यहां पर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका एम पी इंटू एल अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। दैट विल बी द कोलैप्स लोड फॉर द बीम, दैट विल बी द कोलैप्स लोड फॉर द बीम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोलैप्स लोड। क्लियर। ये आपका क्या था, इजी प्रॉब्लम था, इजी विद इजी लोडिंग। क्योंकि आपको ये जनरली जो मुंह जुबानी याद रहते हैं, ये जो बीम्स हैं इनके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको जनरली बहुत ही याद रहती हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही खास हैं, इसलिए आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। अब हम लोग इसको काइनेमेटिक मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास कोई एक बीम है, उस बीम के लिए आपके पास कोई डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, ये डेल्टा मैक्स है इस पॉइंट लोड के लिए, और ये पॉइंट लोड जो W है इसकी लोकेशन लेफ्ट से A डिस्टेंस पर है और राइट से B डिस्टेंस पर है। अब यहां पर डिस्टेंसेस में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। ये वेरिएशन की वजह से क्या हम कह सकते हैं ये जो लोडिंग है ये अनसिमेट्रिक लोडिंग है क्या, ये अनसिमेट्रिक लोडिंग है।
और अनसिमेट्रिक लोडिंग की वजह से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मैक्सिमम होगा तो होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, लेकिन ये जो थीटा है और यहाँ जो राइट साइड में थीटा है ये अलग अलग होंगे, क्योंकि जो रोटेशंस की वैल्यू हैं वो दोनों की दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्यों होंगी डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस a है, यहाँ पर डिस्टेंस b है। और पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर डिस्टेंस L/2 थी लेफ्ट से और राइट से भी L/2, तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिक लोडिंग बोल रहे थे, इसलिए जो थीटा की वैल्यू सेम थी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आप थीटा की वैल्यू θ1 θ2 को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आपका जो ये एंगल है दैट विल बी θ1 प्लस θ2। कैसे आया हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, या फिर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है, यहाँ से आप एक लाइन मार्क करोगे, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, और यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए आप यहाँ पर लेके आओगे और आप ये कह दोगे कि ये सर θ2 है, तो ये भी क्या होगा, ये θ2 होगा। और सिमिलरली यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करते आओगे और यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन बना रहे हो, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। और ये अगर θ1 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ1 प्लस θ2। तो आप कहोगे सर मुझे समझ में आ गया, तो ठीक है सर, आपको भी मैं बोलूंगा ठीक है सर आपको भी समझ में आ गया, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाऊंगा। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन है वो एक हमें खास बात बताता है। ये खास बात ये है कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। ठीक बात है। और यहां पर जो ब्लैक डॉट दिख रहा है सर ये क्या है, ये आप बोलोगे ठीक है ये प्लास्टिक हिंज है। ठीक है, ये क्या होगा, प्लास्टिक हिंज होगा। इसको हम लोग डार्क ब्लैक डॉट से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, डार्क ब्लैक डॉट से शो करते हैं। क्यों सर यहाँ पे बना रहे हैं, हमने स्टैटिक मेथड में क्यों नहीं बनाया? आपको स्टैटिक मेथड में तो मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा भाई, वहां पे आपकी प्लास्टिक हिंज शो करने की जरूरत ही नहीं है। आगे जब आप कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग के साथ किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम को देखोगे तब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर प्लास्टिक हिंज क्यों बनाना जरूरी है, यहाँ पर क्यों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्यों नहीं। ठीक है ना, तब आपको मैं और क्लियरली समझा पाऊंगा। यहाँ पर अभी वो जो कंडीशन है ना, सिचुएशन, वो एकदम मीट नहीं कर रही है। जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जो अभी फ्रीक्वेंसी है मैच नहीं कर रही, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तब मैं आपको सही से बता पाऊंगा, तो मौका भी होगा, दस्तूर भी होगा। ओके, नाउ प्लास्टिक हिंज की बात करूं तो ये है आपका ये लोकेशन। अब प्लास्टिक हिंज, अच्छा प्लास्टिक हिंज के लिए सर आपने एक कंसेप्ट एक और बताया था कि जो डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी है वो कैलकुलेट करें। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कोई लोडिंग है, ये कोई लोडिंग है, तो इस लोडिंग के लिए एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी 2 होंगे। यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी 0 आ जाएगा। और प्लास्टिक हिंज का मतलब ही होता है दैट इज R+1 इक्वल्स टू प्लास्टिक हिंज। R की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू है, ये किसकी है, R की है, क्योंकि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी को हम लोग R मान के चल रहे हैं। और R+1 0+1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी। और ये प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म होगी, अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। क्या यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज पढ़ा था। हमने लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या पढ़ा था, फिर से एक बार देख लो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज के लिए, आपको थ्योरम पूछ लिया गया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है अंडर द कॉन्संट्रेटेड लोड, और सेकेंड फॉर्म होता है एट
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, समझ में आ रहा है। थर्ड लोकेशन है एट जीरो शेयर फोर्स, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जहां मैक्सिमम होगा वहां पर जीरो शेयर फोर्स होगा। ओके, अगला मैं बताऊंगा, आप कहोगे एट द फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट ये आपका एक एडिशनल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर ये जो चीज बता रहा हूं ये क्या है, सामान्य जानकारी है इस क्वेश्चन से अलग। और जो चौथा जो लोकेशन होगा दैट विल बी व्हाट हियर, एट क्रॉस सेक्शन चेंजिंग। और यहां पर कह सकते हो क्रॉस सेक्शन बदलेगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजिंग। ठीक है, बहुत मैंने थोड़ा सा रफली कर दिया है, बस मैंने रफली इसलिए क्या किया क्योंकि मैं डिटेल में इसको एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जबरदस्ती लिख दिया है। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि ना क्लास को मिस कर देते हैं, और क्लास मिस करने से ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं छोटे छोटे, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं छोटी समझ करके मिस कर दी जाती हैं। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो काइनेमेटिक मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, और प्लास्टिक हिंज हमने देख ली थी, दैट विल बी 1, और ये लोकेशन है इसकी प्लास्टिक हिंज की। नाउ एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। क्या हो जाएगा यहां पर एमपी आएगा। ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट एमपी इंटू θ1 प्लस θ2। देखो याद रखने वाली यहां पर खास बात यह है कि जहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा वहां के लिए एक पर्टिकुलर एमपी आप कंसीडर करोगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लास्टिक हिंज पर जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर, और उसी मूवमेंट का वर्क डन कंसीडर करोगे। तो जैसे आपका यहाँ पर प्लास्टिक हिंज है, इस मूवमेंट का वर्क डन क्या हो, इस प्लास्टिक हिंज का वर्क डन क्या हो जाएगा, इस मूवमेंट का वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मूवमेंट इनटू रोटेशन, और रोटेशन आपका क्या है θ1 प्लस θ2। सपोज दैट यहाँ पर आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता, मैं ये मान के चल रहा हूँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता, तो यहाँ का आप क्या लिखते, इसी में ऐड करके लिखते mp इंटू θ1, ये आप लिखते। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको प्लास्टिक हिंज शो करना बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भूले ना, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं अक्सर। अगर जैसे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो गलतियां यहीं से होती हैं, प्लास्टिक हिंज आपने बनाया नहीं तो उसके लिए आपने वर्क डन कंसीडर नहीं किया, इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, और आपसे जो उस डेटा से जो आपके रिजल्ट्स आए वो समथिंग डिफरेंट होंगे, और जो आपका आंसर गिवन होगा ऑप्शंस में वो आपको मीट नहीं करेगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतनी है कि आपको प्लास्टिक हिंज हमेशा शो करना है इस डायग्राम में। ठीक है, प्लास्टिक हिंज जरूर शो करना है जिससे कि आप हमेशा याद रख पाओ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, θ1 और θ2 के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। देखो यहाँ पर चीज होती है डेल्टा, तो डेल्टा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको मैंने बताया था Ly2 इंटू θ1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है इंटू θ1, तो ये हो जाएगा a इंटू θ1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इंटू θ2। ठीक है, बस इसी के हेल्प से आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, θ1 कैलकुलेट कर लो या θ2 कैलकुलेट कर लो, और ये वैल्यू हम लोग रख देंगे इस इक्वेशन में और आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं θ2 की वैल्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे θ1 पसंद है तो मैं यहाँ पर θ1 रखना पसंद करूंगा। तो θ2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a अपॉन बी इंटू θ1। θ2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो w इंटू, और डेल्टा की वैल्यू θ1 के टर्म्स में आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी a इंटू θ1, यहां पे हमने देखा है, इक्वल्स टू mp इंटू θ1
प्लस a/2 इंटू θ1। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप कह सकते हो कि क्या मैं सर ये θ1 कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ भाई, बेधड़क कैंसिल करो इसको, इसीलिए तो मैंने लिखा है, क्योंकि θ1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे W इंटू ए इक्वल्स टू MP इंटू 1 प्लस A अपॉन B। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इंटू ए इक्वल्स टू B को आप यहाँ लेके जाओगे, जब इसका एलसीएम लोगे तो MP इंटू हो जाएगा B प्लस A अपॉन B। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा W इंटू ए इक्वल्स टू MP इंटू बी प्लस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? b प्लस ए क्या हो जाएगा? a प्लस बी का मतलब क्या है? ये लेंथ के बराबर है, टोटल लेंथ के l के बराबर है, अपॉन b। तो आप कोलैप्स लोड इक्वल्स टू लिखोगे आप, दैट विल बी इक्वल टू MP इंटू एल अपॉन a इंटू बी। अब आपका दिमाग ये चकरा रहा होगा कि सर यहाँ पर लोडिंग जो है एसेंट्रिक थी, और एसेंट्रिक लोडिंग होने के बावजूद कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी तो थी नहीं, फिर भी इतना टाइम लग गया इसमें, ये तो सर टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप यही मेथड लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में से जो इजी हो वो मेथड लगाओ। जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हो, तो अगर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल पा रहे हो तो ये मेथड लगाओ ना, ये मेथड आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईजी लोडिंग प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पर ये मेथड लगाओ, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। मैं दोनों मेथड आपको डिटेल में डिस्कस करके बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और बेहतरीन सा एक डायग्राम प्रेजेंट है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई, तो देखते हैं इसके अंदर क्या कोलैप्स लोड कैलकुलेट होके आएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड में पहला जो हमारे पास चीज है दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से इसका जनरेट होगा, जिसमें मिड ऑर्डिनेट पे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और जो कि इक्वल होगा प्लास्टिक मोमेंट के बराबर। ठीक है, और ये प्लास्टिक मोमेंट इक्वल्स टू होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपके पास लोडिंग W इक्वल्स टू कैपिटल W पर यूनिट लोड है, तो आप यहां पर कैलकुलेट करके निकालोगे WL² बाई 8, WL² बाई 8। ठीक है, WL² बाई 8। और अगर इसको स्मॉल के W के फॉर्म में लिखोगे, स्मॉल W के फॉर्म में लिखोगे, तो आपका ये आ जाएगा स्मॉल W इंटू L बाई 8। और आप कैपिटल W के फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा कैपिटल W L² बाई 8। दोनों चीजें क्या हैं आपकी? सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी कभी आपको थोड़ा घुमा के बोल दिया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कोलैप्स लोड की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका WL बाई 8 इक्वल्स टू MP। यस और नो? तो आप लिखोगे देन then collapse load will be equal to 8 MP by L, 8 MP by L, क्योंकि यहां पर हमने जो W की वैल्यू रखी है स्मॉल W के फॉर्म में रखी है। ठीक है, ये है आपका कोलैप्स लोड। क्या अभी तक कोई समस्या है? अभी तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अगर समस्या आपको है तो भी आप समस्या को समस्या ना रहने दें, और समस्या का समाधान करने के लिए आ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल IES सिविल्स पर। यहां से आपकी जो समस्या है वो समस्या ना रहेगी। IES सिविल्स, ठीक है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कराओगे। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करा लो, आपको यहां से सारे जो सॉल्यूशंस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, सारी की सारी यहां पर
दूर हो जानी है। ठीक है, चलो अगला हम लोग मेथड लगाते हैं, दैट इज काइनेमेटिक मेथड। काइनेमेटिक मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहला हम लोग ड्रॉ करेंगे डिफ्लेक्शन डायग्राम। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर क्या हमने देखा है कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या होगा, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या होगा, सेम ही तो होगा, 0, क्योंकि यहां पर लोडिंग क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल होने की वजह से आपकी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी दो होंगी और एक्सटर्नल रिएक्शंस भी दो होंगी, एक ये और एक ये, 2 - 2 0 हो जाएगा और आपका प्लास्टिक हिंज कितना आ जाएगा, 0 + 1 = 1। ठीक है, जो प्लास्टिक हिंज की लोकेशन होगी वो क्या होगी, अंडर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यस और नो, अंडर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अंडर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर कोई सेंटर पे ही तो आएगा, क्योंकि लोडिंग जो है आपकी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल लोडिंग होने की वजह से यहां पर सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो कि मैंने यहां पर शो किया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू द, तो सेंटर पर आपका यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा और इस प्लास्टिक हिंज के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो देयर इज एन फॉर्मूला, that is by the principle of virtual work done, that is external virtual work done equals to internal virtual work done। okay, now external virtual work done क्या हो जाएगा, यहां पर जो लोडिंग आप देख रहे हो that is UDL, UDL लोडिंग है। तो UDL लोडिंग में क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है इसका आप एरिया लिखोगे, इसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन में। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MP इंटू यहां का जो प्लास्टिक मूवमेंट होगा वो इंटू रोटेशन, रोटेशन कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा रोटेशन हो गया। ठीक है ना, रोटेशन 2 थीटा हो गया। अब डेल्टा की वैल्यू रख दो, डेल्टा आप जानते हो दैट विल इक्वल टू L/2 इंटू थीटा, तो 1/2 इंटू W इंटू L/2 इंटू थीटा इक्वल्स टू 2MP इंटू थीटा। थीटा से थीटा हो गया कैंसिल, आपको यहां से मिलेगा कोलैप्स लोड दैट विल बी इक्वल टू 8MP/L। ठीक है, ये हो गया आपका कोलैप्स लोड। ये भी आपका क्या था, इजी था, इसमें काफी मशक्कत नहीं हुई। देखो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब हम और आप कोई चीज समझ जाते हैं तो उस चीज को हमें करने में दिक्कत नहीं होती है, और वही जो कॉम्प्लिकेटेड चीज रहती है वो हमें आसान लगने लगती है। ठीक है, तो हमेशा क्या करें, हमेशा सही रास्ता चुनें, अपनी लाइफ में सही रास्ता चुनें, भले ही वो कठिन हो लेकिन सही रास्ता चुनें। और वही जो कठिनाई आप फेस कर रहे हो सही रास्ते पे चलने से, वही आपको किसी दिन इजी लगने लगेगा और वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा आगे चल करके। ठीक है, इसलिए सही रास्ते को चुनें, ना कि सरल रास्ते को। सरल रास्ते हमेशा बाद में कठिनाई देते हैं और सही रास्ते हमेशा सही मंजिल पर और एक सटीक जो आप जिस पर जाना चाहते हो वहां पहुंचाते हैं, सही मंजिल पर पहुंचाते हैं। ठीक है, सही मंजिल पर पहुंचाते हैं।